नमस्कार, मैं हूं पिनास त्यागी। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का खास शो तहकीकात। इस वक्त एनआईए के हेडक्वार्टर में एक शख्स से पूछताछ चल रही है। उम्र दराज है, चश्मा लगाता है, लंबी दाढ़ी है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में घुसे 10 आतंकियों से इस शख्स का सीधा कनेक्शन है। 26/11 हमले में हुई 166 मौतों की पूरी प्लानिंग की हर डिटेल इस शख्स के पास मौजूद है। 26/11 के हमले में हिंदुस्तान में बैठे और हिंदुस्तान के बाहर कौन कौन लोग शामिल थे, एक एक नाम, एक एक डिटेल इस शख्स के टिप्स पे है। लेकिन सवाल ये कि वो नाम, वो राज ये शख्स खोलेगा या नहीं। इस वक्त एजेंसी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है। अमेरिका से भारत आया तहव्वुर राना भारतीय जांच एजेंसीज के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू है। एजेंसी के अधिकारियों को उससे ढेर सारे सवालों के जवाब जानने हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर उसने भारत के खिलाफ इस कदर आतंकी हमले की साजिश क्यों रची। आखिर उसे भारत से क्या दुश्मनी थी। उसने मुंबई को ही हमले के लिए क्यों चुना। मुंबई पर इस कदर बड़ा आतंकी हमला करके वो क्या हासिल करना चाहता था, उसका मकसद क्या था। तहव्वुर राना नाम की ये पहेली आखिर है क्या, और उसे भारत से किस बात की खुंदक थी कि जो उसने इतना बड़ा आतंकी हमला अंजाम दिया। एजेंसीज इन्हीं सवालों के जवाब जानना चाहती है। हम करेंगे इसी की तहकीकात। नाम तहव्वुर हुसैन राणा, उम्र 64 साल, पाकिस्तान मूल का कनाडाई नागरिक। ये वो तहव्वुर हुसैन राणा है जिसकी पिछले 17 साल से हिंदुस्तान को तलाश थी। ये मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। मुंबई में हुए कत्लेआम का सबसे बड़ा गुनहगार है। आतंकी हाफिज सईद, पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली, लश्कर कमांडर साजिद मीर, लश्कर के ट्रेनर अबू कहाफा, लश्कर कमांडर मजहर इकबाल उर्फ अबू अलकामा, सबके पाप का काला चिट्ठा खोलने वाला है। तहव्वुर राणा 26/11 को हुए मुंबई अटैक की वो कड़ी है जो पाकिस्तान के राज से पर्दा उठाने वाली है। तहव्वुर राणा आईएसआई की साजिश की पोल खोलने वाला है। मुंबई हमलों में हाफिज का रोल क्या था, लश्कर कमांडर ने क्या ऑर्डर दिया, हमलों का कंट्रोल रूम कहां था, सब तहव्वुर बताने वाला है। इसकी इंटेरोगेशन से भारत को कोई स्पेसिफिक एविडेंस या डिटेल्स मिलेंगी कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन हैंडलर्स थे इस 26/11 जो भारत के खिलाफ हुआ उसको लेकर के, या कोई और भी जो ताना बाना ये बनाते हैं, तो पाकिस्तान चिंतित होगा। क्योंकि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस का काम का तरीका और पाकिस्तान इंटेलिजेंस और एलएटी के बीच में जो सांठ-गांठ है उसकी काफी पोल अब खुलेगी। सवाल यह है कि पाकिस्तान से तहव्वुर राणा का क्या कनेक्शन है। तहव्वुर ने मुंबई में आतंकी हमले की साजिश क्यों रची। मुंबई के गुनहगारों से तहव्वुर का क्या कनेक्शन है। भारत से तहव्वुर राणा की आखिर क्या दुश्मनी है। मुंबई हमलों के गुनहगार तहव्वुर राणा की आज होगी पूरी तहकीकात। उसके हर काले कारनामों से पर्दा उठाएंगे, पाकिस्तान से उसका हर नापाक कनेक्शन आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तहकीकात। 26/11 के हमले में हाफिज सईद के अलावा दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, तहव्वुर राना और डेविड कोलमैन हेडली। हेडली से तो भारतीय एजेंसीज ने पूछताछ कर ली, लेकिन तहव्वुर राना के सीने में अभी भी बहुत से राज दफन हैं। मसलन लश्कर-ए-तैयबा ने कसाब और उसके साथ 9 आतंकियों को आखिर रिक्रूट कहां से किया था, किस जमीन पर उनकी ट्रेनिंग हुई थी, इस हमले के लिए हथियार कहां से लाए गए थे, पाकिस्तान की आर्मी और नौकरशाही में कौन कौन थे वो शख्स जिन्हें भारत पर होने वाले इस बड़े आतंकी हमले के बारे में जानकारी थी। इस हमले के अंदर भारतीय तो मारे ही गए, लेकिन अमेरिकी, इजरायली भी मारे गए। तो सवाल यह उठा, क्या आतंकियों की प्लानिंग और साजिश इससे कहीं बड़ी थी। वो कौन सी प्लानिंग थी जो पूरी नहीं हो सकी थी।
जब तहव्वुर राणा से इंटेरोगेशन होगी तो ये तमाम सवाल उसके सामने रखे जाएंगे और यकीनन उसके जवाब ऐसे होंगे जो अब तक किसी गवाही, किसी चार्जशीट में निकलकर सामने नहीं आए हैं। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तहव्वुर हुसैन राणा, पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली, पाकिस्तान में छिप कर बैठा आतंकी हाफिज सईद, पाकिस्तान की जमीन पर बैठकर हाफिज सईद ने ब्लूप्रिंट बनाया और पाकिस्तान के बाहर बैठे हेडली राणा के जरिए इसे एग्जीक्यूट किया। 26/11 को यह खौफनाक तस्वीरें जब सामने आई, इन्हें देखकर पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। मुंबई में जब आतंकी दहशत फैला रहे थे, कत्लेआम मचा रहे थे, तब डेविड कोलमैन हेडली बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहा था। तहव्वुर राणा उस वक्त पाकिस्तानी हैंडलर से फोन पर बात कर रहा था। मुंबई आतंकी हमलों के बाद तहव्वुर राणा ने डेविड हेडली से कहा था कि आतंकियों को पाकिस्तान का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निशाने हैदर मिलना चाहिए। हेडली और तहव्वुर राणा के इरादे कितने खतरनाक थे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तहव्वुर भारत में बड़े कत्लेआम की तैयारी कर रहा था और उसकी साजिश 26/11 से भी बड़े आतंकवादी हमले की थी। 26/11 के हमले से 6 महीने पहले शिकागो में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तहव्वुर राणा, डेविड हेडली, लेट के आतंकी मौजूद थे। इस मीटिंग में हेडली ने हमले का प्रेजेंटेशन दिया, कैसे बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया जाएगा। इस प्रेजेंटेशन को देखकर तहव्वुर राणा खिलखिलाकर हंस पड़ा था। हेडली ने उसकी हंसी में साथ देते हुए कहा था कि हमला बहुत भयानक होने वाला है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 26/11 जैसे बड़े आतंकी हमले के बाद भी तहव्वुर राणा और हेडली रुकना नहीं चाहते थे। उनकी कोशिश फिर से हिंदुस्तान को दहलाने की थी। उनके नेक्स्ट टारगेट हेडली की रेकी में ही सेट हो चुके थे। इस बार प्लानिंग सीरियल ब्लास्ट की हो रही थी। हेडली और तहव्वुर राणा अगला हमला दिल्ली, राजस्थान और गोवा में करने वाले थे। दिल्ली में इन लोगों के 2 बड़े टारगेट थे। पहला टारगेट नेशनल डिफेंस कॉलेज, जहां सेना के अफसर पढ़ते हैं। इस हमले को लेकर राणा ने हेडली से यहां तक कहा था कि इतने सेना के अफसर मारने हैं जितने भारत पाक जंग में भी नहीं मरे होंगे। दिल्ली में इन आतंकियों का दूसरा टारगेट था पहाड़गंज इलाके में बना चाबड़ हाउस। यह यहूदियों का कम्युनिटी सेंटर है। इजराइल से आने वाले टूरिस्ट भारत में इसे अपना घर मानते हैं। अब उसी तहव्वुर राणा से पूरा पाकिस्तान अपना पल्ला झाड़ने में जुटा है। उसका कनेक्शन कनाडा से जोड़ने की कोशिश हो रही है। On the Tahavvur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality, and as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. I reiterate position. We will give further updates in due course. पाकिस्तान भले ही लाख मना करे, लेकिन मुंबई हमले को लेकर लिखी गई हर किताब में तहव्वुर राणा का जिक्र है। अमेरिका से भारत तक हर सरकारी रिकॉर्ड में उसका नाम अपराधी के तौर पर दर्ज है। तहव्वुर हुसैन राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ। राणा ने अपनी पढ़ाई कैडेट कॉलेज से पूरी की। मेडिकल डिग्री हासिल करने के बाद राणा पाकिस्तान सेना के मेडिकल कोर में डॉक्टर के तौर पर शामिल हो गया। राणा की पत्नी भी डॉक्टर थी। साल 1997 में पति पत्नी पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चले गए। साल 2001 में दोनों ने कनाडा की नागरिकता हासिल कर ली। तहव्वुर हुसैन राणा का पाकिस्तान छोड़कर जाना कोई संयोग नहीं था। दरअसल यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था जो सालों से रची जा रही थी। पाकिस्तान में रहते हुए ही आतंकी राणा लश्कर तैयबा और हरकत उल जिहादी इस्लामी जैसे आतंकी संगठनों के संपर्क में आ चुका था। पाकिस्तानी फौज में होने के चलते उसके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी संपर्क पहले से थे। कनाडा जाने के कुछ साल बाद ही तहव्वुर राणा अपने असली मकसद में जुट गया, और वो मकसद था दहशत फैलाना, खून बहाना और दुनिया में डर फैलाना।
कनाडा में तहव्वुर राणा ने फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस नाम से कंसल्टेंसी फर्म खोली। शिकागो समेत दुनिया के कई शहरों में इस ऑफिस की ब्रांच ओपन की गई। इस फर्म का काम लोगों को विदेश में रोजगार मुहैया कराना और वीजा दिलाना था। 7 भाषाओं के जानकार तहव्वुर राणा ने फर्म खोलते ही अपने असल मकसद पर काम शुरू कर दिया। इमिग्रेशन फर्म के नाम पर विदेशों में उसकी आवाजाही आसान हो गई। इस दौरान उसने जर्मनी, पाकिस्तान, इंग्लैंड और भारत की कई यात्राएं की, लेकिन इन यात्राओं के पीछे बड़ी साजिश छिपी थी और इन साजिशों में उसका साथ दिया डेविड कोलमैन हेडली ने। डेविड हेडली का पुराना नाम दाऊद सैयद गिलानी है। इसके पिता का नाम सैयद सलीम गिलानी है, जो पाकिस्तान के मशहूर ब्रॉडकास्टर थे। डेविड हेडली के पिता सैयद सलीम गिलानी ने अमेरिकी नागरिक सेरिल हेडली से शादी की और शादी के बाद दोनों पाकिस्तान में आकर रहने लगे। लेकिन यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। 1966 में हेडली और गिलानी का तलाक हो गया। इसके बाद दाऊद गिलानी उर्फ हेडली पाकिस्तान में कुछ वक्त के लिए अपनी सौतेली मां के साथ रहने लगा। हेडली 16 साल की उम्र में पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका पहुंचा और यहीं से उसकी अपराध की दुनिया में एंट्री भी हो गई। 1984 में दाऊद सैयद गिलानी उर्फ हेडली लगातार पाकिस्तान आने जाने लगा। इसी दौरान उसके कनेक्शन ड्रग तस्करों से हो गए और यहीं से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखना शुरू कर दिया। दाऊद गिलानी उर्फ हेडली को पहली बार हेरोइन तस्करी के केस में गिरफ्तार किया गया। उसे 2 साल से कम की सजा हुई। जेल से रिहाई के बाद हेडली का पाकिस्तान आना जाना फिर से शुरू हुआ। कुछ दिन बाद गिलानी ने पाकिस्तानी महिला शाजिया अहमद से निकाह कर लिया। पाकिस्तान में रहते हुए वो लश्कर तैयबा के संपर्क में आ गया। दाऊद गिलानी उर्फ हेडली हाफिज सईद के भाषण सुनने जाने लगा। लश्कर तैयबा के जिहाद फंड में भी चंदा देने लगा। उसके मन में जिहाद का जहर भरा जा चुका था। उसने सबसे पहले आतंकी ट्रेनिंग लश्कर के मुरीद के कैंप में ली। आतंकी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद डेविड हेडली कोलमैन कश्मीर जाना चाहता था ताकि यहां पर आतंकी हमला वो कर सके, लेकिन ज़कीउर रहमान लखवी ने उसे रोक दिया। दरअसल ज़कीउर रहमान लखवी के दिमाग में हेडली को लेकर कोई बड़ी साजिश चल रही थी। इसी वजह से उसने हेडली को वापस अमेरिका भेज दिया, क्योंकि पाकिस्तानी आकाओं के दिमाग में कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। साल 2006 में दाऊद सैयद गिलानी ने अपना नाम बदलकर डेविड हेडली कर लिया। दाऊद की जगह हेडली के नाम से नया पासपोर्ट बनवा लिया, जिससे कि उसे अमेरिकी बॉर्डर पार करने में नाम की वजह से दिक्कत ना आए। लश्कर तैयबा ने साल 2005 में मुंबई और कोपनहेगन में एक साथ आतंकी हमले की साजिश रची थी। इस साजिश में पहले दिन से ही राणा की एंट्री हो चुकी थी और दूसरे किरदार के तौर पर तहव्वुर राणा के दोस्त डेविड हेडली की एंट्री कराई गई। हेडली और तहव्वुर राणा ने पाकिस्तान में 5 साल तक स्कूल कॉलेज की पढ़ाई साथ की थी। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों की पहली मुलाकात 2006 में हुई। तहव्वुर राणा से मीटिंग से पहले ही डेविड हेडली लश्कर के कैंप में आतंकी ट्रेनिंग ले चुका था। आतंकी हमले के लिए वो पूरी तरह से तैयार था। दाऊद गिलानी का नाम अब डेविड हेडली हो चुका था, लेकिन उसके पास कोई ऐसी वजह नहीं थी कि वो भारत आ सके। ऐसा कोई भी कारण नहीं था कि उसे मल्टीपल एंट्री बिजनेस वीजा मिल सके और वो भारत लगातार आता जाए। लश्कर ने इसके लिए तहव्वुर राणा का इस्तेमाल किया। तहव्वुर राणा ने कनाडा में जो इमिग्रेशन दफ्तर खोला था, अब उस दफ्तर के इस्तेमाल करने का समय आ चुका था। इस दफ्तर का इस्तेमाल अब लश्कर के टेरर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए किया जाने लगा। मुंबई में आतंकी हमले के लिए सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस का ऑफिस खोला गया। इसके जरिए डेविड कोलमैन हेडली को 5 साल का वीजा दिलाने में मदद की गई। मुंबई में खोले गए ऑफिस का मतलब सिर्फ और सिर्फ डेविड हेडली को कवर देना था, जिससे कि वो आसानी से भारत आ जा सके, रेकी कर सके, हमले के लिए साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार कर सके। डेविड हेडली ने भारत की कुल 8 बार यात्रा की। इस दौरान दोनों के बीच कुल 231 बार फोन पर बातचीत हुई। सूत्रों का कहना है कि जब हेडली पहली बार रेकी करने भारत आया था, तब उसने राणा से कुल 32 बार फोन पर बात की थी। दूसरी यात्रा के दौरान 23 बार, तीसरी यात्रा के दौरान 40 कॉल, 5वीं यात्रा के दौरान 37 कॉल, 6ठी यात्रा के दौरान 33 फोन कॉल, 8वीं यात्रा में 66 फोन कॉल पर दोनों के बीच बातचीत हुई।
ही इज द मास्टर कॉन्स्पिरेटर। वो पाकिस्तान में ही बैठ के वहाँ से इंस्ट्रक्शन देता रहता था। यानी वो जो 10 टेररिस्ट यहाँ पे आए थे और वो जो ट्राइडेंट में और इधर उधर फैले हुए थे, उनके साथ भी वो रेगुलर फ़ोन पे कांटेक्ट में रहता था। डेविड हेडली के साथ भी वो रेगुलर फ़ोन में, देयर आर 231 उसके जो कॉल्स है बिटवीन डेविड हेडली एंड हिमसेल्फ। सो ही इज़ वन ऑफ द मेन कॉन्स्पिरेटर। भारत यात्रा के दौरान हेडली ने कई शहरों की रेकी की। सबसे ज्यादा दिन उसने मुंबई में गुजारे। हेडली के हैंडलर्स ने उसे मुंबई में खर्चे चलाने के लिए $25,000 भी दिए। हेडली ने अपनी 8 भारत यात्राओं के दौरान मुंबई, पुष्कर, गोवा, दिल्ली जैसे शहरों की रेकी की। भारत में आतंकी हमले के लिए हेडली ने कुल 20 जगहों का चयन किया था। यात्राओं के दौरान उसने 50 घंटे के वीडियो शूट कर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को भेजे थे। मुंबई के ताज होटल में हेडली ने 3 बार स्टे किया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, गेटवे ऑफ इंडिया, पुलिस हेडक्वार्टर की तस्वीरें भी उसने अपने कैमरे में कैद की थी। हेडली की खींची गई तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स के पास पहुंच चुकी थी। इनका बारीकी से निरीक्षण किया गया, हर जगह को गूगल अर्थ मैप पर देखा गया और उसके बाद रास्तों की पहचान की गई। हेडली की तरफ से भेजी गई फोटो और वीडियोस के आधार पर पाकिस्तान में मुंबई के ताज होटल का पूरा ढांचा तैयार कर लिया गया था। किस तरीके से होटल के अंदर घुसना है, कैसे बाहर निकलना है, कैसे ऊपर की मंजिलों तक पहुंचना है, एक एक अपडेट पाकिस्तान के अंदर बैठकर तैयार कर ली गई थी। जून 2008 में हैंडलर से मिलने के लिए हेडली पाकिस्तान गया था। यहां उसकी मीटिंग लश्कर के आतंकियों से हुई। इस दौरान ही हेडली को मुंबई के टारगेट की लिस्ट दी गई। जीपीएस डिवाइस भी सौंपी गई थी। मुंबई में रेकी पूरी होने के बाद हेडली पाकिस्तान गया था। यहां साजिश में शामिल लश्कर के लीडर से उसकी मुलाकात हुई। इस मीटिंग के दौरान ही मुंबई की रेकी के वीडियो दिए गए। हेडली ने इसी मीटिंग में वो जीपीएस डिवाइस भी दिया जिसमें सारी लोकेशंस की डिटेल्स थी। पाकिस्तानी हैंडलर्स के कहने पर हेडली 15 लाल रंग के ब्रेसलेट भी खरीद कर ले गया ताकि ऐसा लगे कि आतंकवादी हिंदू थे। सूत्रों का कहना है कि हेडली जब भारत आने के लिए तैयार हुआ था तब उसे खास ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तान तक अपने मैसेज पहुंचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। सूत्रों का कहना है कि हेडली को एक खास फोन नंबर दिया गया था। इस नंबर से कॉल डायल करते ही पाक में बैठे हैंडलर को कॉल फॉरवर्ड हो जाती थी। इसके अलावा हेडली वीडियोस और मैसेज को अपने ईमेल में अटैच कर ड्राफ्ट के तौर पर सेव करता था। इस ईमेल का पासवर्ड और यूजर नेम हैंडलर्स के पास मौजूद था। वो ईमेल ओपन कर मैसेज पढ़ लेते थे। हेडली ही नहीं, भारत की रेकी करने के लिए तहव्वुर राणा भी खुद भारत आया था। भारत की यात्रा के दौरान वो अपनी डॉक्टर पत्नी सम्राज राणा अख्तर को भी साथ लाया था। यह यात्रा मुंबई पर आतंकी हमलों से ठीक पहले की गई थी। तहव्वुर राणा 13 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 तक भारत में रुका था। इस दौरान वो हापुड़, मुंबई, कोच्चि, अहमदाबाद, दिल्ली तक गया था। बताया जा रहा है कि डेविड हेडली ने तहव्वुर राणा से पूरे ऑपरेशन को लेकर कई बार चर्चा की थी। आतंकी हमले के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर भी हेडली ने राणा को ईमेल भेजा था। इस ईमेल में अपने सामान और प्रॉपर्टी की डिटेल्स भेजी थी। जो 10 बॉयज जो आए थे, दे वर फुट सोल्जर्स। ये कमांडर था, ये एक्स आर्मी मैन था और पूरा कॉन्स्पिरेसी शायद इसी की हैच की हुई थी। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अब वो इंडियन एजेंसीज के हाथ में आ गया है और जब इन्वेस्टिगेशन में पाकिस्तान का क्या रोल है वो और खुल के सामने आएगा। वो जो सड़क छाप लड़के थे, यानी कसाब भी वो उन सड़क छाप के में से एक था। तो आई डोंट थिंक वो लोग इतने हाई फाई के अंडर में थे। उनके अंडर में जो बीच के कमांडर्स जो है वो होंगे। कसाब ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। 26/11 अटैक के लिए आतंकी किस रास्ते से भारत आएंगे, इसका चुनाव भी डेविड हेडली ने ही किया था। पर्यटकों के साथ फेरी पर उसने ताज होटल और आसपास के इलाकों का चक्कर लगाया। शुरुआत में तय किया गया कि आतंकी गेटवे ऑफ इंडिया के पास उतरेंगे, लेकिन मुंबई में हेडली की नजर मछुआरों के एक गांव पर पड़ी। सुबह के वक्त हेडली मछुआरों के इस गांव में घूमने गया। इस जगह की दूरी मुख्य सड़क से बेहद नजदीक थी। टैक्सी से मिनटों में यहां से ताज होटल के पास पहुंचा जा सकता था। हेडली के इनपुट के आधार पर ही पाकिस्तान में बैठे लश्कर के सरगनाओं ने मुंबई में हमले की साजिश रची थी। कौन सा आतंकी कहां उतरेगा, कौन कहां हमला करेगा, सब हेडली के वीडियो के आधार पर ही तय हुआ। मुंबई हमले की पहली कोशिश 29 सितंबर को की गई, लेकिन वो कोशिश
कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि समुद्र में आतंकियों की नाव डूब गई थी। इसके बाद मुंबई पर दूसरे हमले की कोशिश भी नाकाम रही। जिस बोट से आतंकियों को आना था वो किसी कारण से भारत तक नहीं पहुंच पाई। तीसरा अटेम्प्ट 26 नवंबर को हुआ। 26 नवंबर को साजिद मीर ने हेडली को हमला शुरू होने का मैसेज भेजा और उसके बाद अगले 3 दिन हेडली ने टीवी के सामने ही गुजारे। तहव्वुर राणा और हेडली शुरू से ही लश्कर से जुड़े रहे हैं। जब भी जरूरत पड़ी तहव्वुर राणा ने हेडली की खूब मदद की है। सूत्रों का कहना है कि हेरोइन तस्करी में जब हेडली गिरफ्तार हुआ था तब राणा ने अपना घर गिरवी रखकर उसकी जमानत कराई थी। मुंबई में आतंकी हमले के लिए भी राणा ने अक्टूबर 2006 में हेडली को 67,000, नवंबर 2006 में 40,000 और दिसंबर 2006 में 80,000 रुपए दिए थे। भारत में आतंकी हमले के बाद भी मार्च 2009 में डेविड हेडली भारत आया था। इस दौरान वो चर्च गेट के पास एक होटल में ठहरा था। पहली बार हेडली की गिरफ्तारी अमेरिका में की गई। 3 अक्टूबर 2009 को हेडली फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया। इसके 6 दिन बाद 9 अक्टूबर 2009 को तहव्वुर राणा को शिकागो के ओहेयर एयरपोर्ट से पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद हेडली सरकारी गवाह बन गया। उसने राणा के लश्कर के सारे कनेक्शन बता दिए। अमेरिकी अदालत ने राणा को 14 साल की सजा सुनाई। आतंकवादियों की प्लानिंग इतनी फुल प्रूफ थी कि उनका पकड़ा जाना लगभग मुश्किल था, लेकिन राणा की एक गलती की वजह से हेडली और राणा दोनों पकड़े गए। उनकी ये गलती क्या थी, ये भी जान लीजिए। हेडली ने राणा को कोड वर्ड में एक ईमेल भेजा था। इस ईमेल में मुंबई हमले का जिक्र था, लेकिन राणा ये कोड वर्ड समझ नहीं सका। कोड वर्ड समझने के लिए उसने हेडली को फोन किया और यही कॉल FBI ने रिकॉर्ड की। 7 सितंबर 2009 हेडली और राणा के बीच लगभग 24 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में मुंबई हमले का जिक्र हुआ और वहीं भारत में दूसरी आतंकवादी साजिश के बारे में भी बातचीत हुई। लेकिन उसके ठीक 24 दिन बाद हेडली अरेस्ट हो गया और वहीं दूसरी तरफ राणा भी पकड़ा गया। लेकिन अब राणा को भारत में सवालों का सामना करना है। उससे पूछे जाने वाले सवालों की लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी है। क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, जान लीजिए। 26 नवंबर 2008 के दौरान तहव्वुर राणा की लोकेशन क्या थी? 8 नवंबर से 21 नवंबर 2008 के दौरान तहव्वुर राणा भारत क्यों आया? भारत में तहव्वुर राणा किस से और कहां मिला था? हमलों की साजिश में तहव्वुर राणा और हेडली की क्या भूमिका थी? लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद को कैसे जानता है? पहली मुलाकात कब हुई? हाफिज सईद के अलावा लश्कर के कितने लोगों को जानता है? लश्कर का स्ट्रक्चर कैसा है? रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग कौन करता है? लश्कर को चलाने के लिए फंड कहां से आता है? पाकिस्तानी आर्मी और ISI आतंकियों की कैसे मदद करती हैं? हमलों में ISI की तरफ से कौन से अधिकारी शामिल थे? डॉक्टर की नौकरी छोड़कर आतंक का रास्ता क्यों चुना? आतंकी हमलों में मदद के बदले लश्कर ने उसे क्या दिया? ये मान लेना कि ये हादसा कुछ ऐसे लोगों ने जिनके मन में ये आया, उन्होंने प्लान किया और ये कर लिया, ये सब बकवास है। ये हादसा जो सारा का सारा अटैक था, ये इन्होंने ISI ने प्लान किया, ISI ने संयोजित किया, उसमें लश्कर-ए-तैयबा के लोगों को मिलाया, उनको ट्रेनिंग दी। तो ये बिना पाकिस्तान के सरकारी तंत्र के इस तरीके का हमला हो ही नहीं सकता। हर बारी जब पाकिस्तान का हाथ पाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय किसी भी दहशतगर्दी के इंसिडेंट में, तो पाकिस्तान का यही एटीट्यूड रहता है, देखिए जी हम तो खुद लड़ाई कर रहे हैं, हमको क्या पता। देखिए जी ये तो किसी और देश का वासी है, हमको क्या पता। अरे भाई वो और देश का है तो तुम्हारे यहाँ आके ट्रेनिंग क्यों लेके गया? तुम्हारे यहाँ आके जो तुम्हारे मौलवी हैं उन्होंने उसके मन में जो जहर भरा है वो कैसे आपने कर दिया? सूत्रों का कहना है कि तहव्वुर राणा ग्लोबल टेररिस्ट साजिद मीर से लगातार संपर्क में था। इसके अलावा दुबई में भी वो किसी शख्स से मिला था। दुबई में जिस शख्स से राणा की मुलाकात हुई उसे हमले की पूरी प्लानिंग पहले से पता थी। सूत्रों का कहना है कि यह शख्स ही पाकिस्तान और दुबई के बीच आतंकी नेटवर्क को संभालता था। राणा जब राज खोलेगा तो पूरे पाकिस्तान की पोल खुलेगी। ISI का असली चेहरा दुनिया के सामने आएगा। पाकिस्तानी हुकूमत भी बेनकाब होगी। तहकीकात में अब बात उस मुद्दे की जिसका सीधे सीधे सरोकार आपसे, आपके परिवार और खास तौर से आपके घर के बच्चों से। मुद्दा है रील्स का बढ़ता हुआ क्रेज और उसके लिए जानलेवा स्टंट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रील्स बनाना, रील्स देखना कोई गलत बात है। अच्छी बात है, आज की टेक्नोलॉजी है, आप इस्तेमाल कीजिए और रील्स कई बार बहुत फायदे की भी होती है। लेकिन जब ये रील्स
एक लत बन जाए। जब रील्स बनाने के चक्कर में आपके बेटे बेटी, उनके दोस्तों की, किसी के पति पत्नी की जान जाने लगे, तब समझ लीजिएगा कि अलर्ट होने का वक्त आ गया है। दरअसल फॉलोअर्स, लाइक्स के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में कई लोग अपनी जान को भी जोखिम में डालकर रील्स बनाते हैं। ऐसे स्टंट करते हैं कि उनकी मौत हो जाती है और यह आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कोई इससे सबक नहीं ले रहा है। दरअसल अगर भारत की बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर औसतन एक शख्स 40 मिनट तक रील्स देखता है और ये कारोबार की दृष्टि से देखें तो 50,000 करोड़ रुपए का सालाना रील्स के जरिए कारोबार होता है, जो 2030 तक बढ़कर 1 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। रील्स के क्रेज से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सावधान होने की जरूरत है कि कब ये आदत लत में तब्दील हो रही है और लत कब इस हद तक पहुंच रही है कि जान जोखिम में डालकर भी रील्स बन रही है। करते हैं आज इसी मुद्दे की पड़ताल। रील्स की ये कैसी लत मौत के बेहद करीब तक। ट्रेन के आगे खड़ा हुआ, ट्रेन आई, हाथ से टकराई, किसी तरह जान बच पाई। रील्स का ये कैसा नशा, ऑन कैमरा स्टंट किया, दलदल में सिर फंसा, बस दम घुटने से बाल बाल बचा रीलबाज। रील्स की ये कैसी बीमारी, दूसरों की जान पर भारी, चलते ऑटो पर स्टंट किया, साइकिल सवार को जख्मी किया। रील्स की ये कैसी सनक, मौत की नहीं भनक, उफनते दरिया में कूद गया, बच नहीं पाया, रीलबाज डूब गया। रील्स का ये कैसा शौक, जिंदगी का नहीं खौफ, कैमरा ऑन किया, पटरी पर लेट गया, ट्रेन ऊपर से गुजर गई, किसी तरह बच गया। रील्स का ये कैसा जुनून, मौत का नहीं डर, चलती ट्रेन में खिड़की से लटका, ट्रेन ने ट्रैक पर पटका, रीलबाज अस्पताल पहुंचा। इसे सनक कहें, इसे पागलपन कहें, इसे नशा कहें या फिर इसे लापरवाही कहें, आखिरकार इसे क्या कहें? बहुत कड़वी हकीकत है जो फिक्र में डालती है। रील्स की यह बीमारी बनती जा रही है जो कैंसर का रूप ले रही है। जो इसके चंगुल में फंसा या तो वो बर्बाद हो चुका है, लोगों के घर के चिराग बुझ चुके हैं, जो बचे हैं वो ये बेहद बड़ी मुसीबत में हैं। कुछ जेल जा चुके हैं, कुछ बर्बाद हो चुके हैं, कुछ कोमा जैसी स्थिति में पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि जो भी रील्स के चक्कर में फंस रहे हैं उसमें सबसे बड़ा वर्ग युवा लड़के लड़कियों का है। एक बार जो रील्स के चक्कर में फंस जाता है उसके बाद वो सब कुछ भूल जाता है। वो भूल जाता है कि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है, उसके परिवार भी बर्बाद हो सकते हैं, वो जेल पहुंच सकता है, कानूनी शिकंजे में फंस सकता है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही इस बात की है कि रील्स की इस बीमारी को रोकने के लिए ना कानून है, ना कोई रोक-टोक है। और यही वजह है कि हर वर्ग के पुरुष, महिलाएं, युवा सभी रील्स के इस दलदल में फंस चुके हैं, जिस पर रोकथाम लगाना बेहद जरूरी है। हकीकत यह है कि इंटरनेट, मोबाइल सबके हाथ में अवेलेबल है। अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, हर कोई रील बना रहा है। रील बनाना गलत नहीं है, दिक्कत गलत रील बनाने में है। जैसे रीलबाज चलती ट्रेन में स्टंट का रील बना देते हैं, कोई रोकता नहीं है। ट्रैक पर ट्रेन आ रही है तो सामने खड़े हो जाते हैं। रिस्की जगहों पर जाकर रील बनाते हैं, पकड़े जाते हैं तो सबका एक ही जवाब होता है। ऐसी रील्स पर लाइक्स आते हैं,
फॉलोअर बढ़ते हैं, जिससे कम खर्चे में कम वक्त में पैसे की कमाई हो जाती है। लेकिन जब जल्द पैसा कमाने की होड़ में जिंदगी दांव पर लग जाती है, अपना या घर वालों का नुकसान हो जाता है, तो यह रील बीमारी बन जाती है। ऐसी ही एक रील की सनक ने फिर से जानलेवा रील को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है। उन्नाव के रणजीत कन्नौजिया ने रील बनाने के चक्कर में अपने ऊपर पूरी ट्रेन ही गुजार दी। यह सिर्फ 19 साल का लड़का है। रील का चस्का ऐसा लगा कि अपनी जान की परवाह ही नहीं की। रेलवे ट्रैक पर लेटा, सामने से ट्रेन आई, पूरा सीक्वेंस शूट किया और फिर ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। ट्रेन निकली तो ट्रैक से उठ खड़ा हुआ। हालांकि अब रेलवे पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन लिया है, उसे गिरफ्तार किया है। इस लड़के ने शायद सोचा ही नहीं होगा कि उसको यह स्टंट इतना भारी पड़ेगा कि वो गिरफ्तार हो जाएगा। 7/4/2025 को एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवक द्वारा उन्नाव रेलवे स्टेशन के पास कुसुम्भी एक छोटा सा स्टेशन है, वहां रेलवे ट्रैक पर लेट करके रील बनाया गया। इस संबंध में तत्काल जांच कराई गई एवं उसका पता लगाया गया तो उसका नाम रंजीत चौरसिया निवासी हसनगंज थाना उन्नाव का था और उसको गिरफ्तार करके और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया। सर, प्राथमिक पूछताछ हुई उससे, तो उस पर क्या कहना है युवक का? क्या किसी के कहने पर या बस लाइक और सब्सक्राइब के लिए? युवक गलती जो उसने गलती किया उसके लिए वो क्षमा मांग रहा था और उसने कहा कि भविष्य में अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं सबसे यही अपील करूंगा कि आप लोगों ने ये देख लिया कि किस तरीके से इस तरह का रील बनाने पर दंडित किया जाता है और अगर आप लोग ऐसी कार्रवाई करेंगे तो भविष्य में किसी के द्वारा भी ऐसी रेलवे ट्रैक पर को बाधित किया जाएगा तो उसके विरुद्ध भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। रणजीत चौरसिया जैसा ही एक रीलबाज का और वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। देखिए, नीली कमीज पहना यह लड़का जैसे ही ट्रेन आती है, ट्रैक पर बीच में लेट जाता है, ट्रेन ऊपर से गुजर जाती है। ये लोग जब ऐसी बेवकूफी भरी रील बनाते हैं तो इनको रोकने की बजाय साथ वाले प्रमोट करते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियो मौजूद हैं। इनमें से कुछ वीडियो नए हैं, कुछ पुराने हो सकते हैं, लेकिन सवाल है ये व्यूज बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इन्हें ना खुद की फिक्र है, ना ही परिवार की। सवाल है कि रील्स बनाने का इतना बावलापन क्यों है? जानलेवा रील्स बनाने की होड़ क्यों मची है? रील के चक्कर में दांव पर क्यों है जिंदगानियां? क्या पैसों के लिए जिंदगी से खेलते हैं रीलबाज? क्या रील्स की लत किसी बीमारी का संकेत है? जानलेवा रीलबाजों पर कैसे लगेगी लगाम? रील्स बनाने में हो रही मौत का जिम्मेदार कौन? मुझे लगता है रील्स एक टाइप का एडिक्शन है। आप इसको एक एडिक्शन की तरह लीजिए, जिसमें रील्स में उनको लाइक्स मिलते हैं, शेयर्स मिलते हैं, कंपटीशन लाइक्स का है, शेयर का है। अब तो रील्स बनाने में लोगों को पैसे भी मिलते हैं और उनको कोलैबोरेशंस भी मिलते हैं, जिसके कारण एक ना अनयूजुअल कंटेंट चाहिए, जिसमें हम डरावना कंटेंट बोलें या हम बोलें एक सस्पेंस वाला कंटेंट, जिसमें लोगों को लाइक्स मिले, शेयर मिले। और यूजुअली हमने देखा जब कोई मान लीजिए कोई सस्पेंस मूवीज़ होती है, थ्रिलर मूवीज़ होती है या फिर एक अनयूजुअल कोई चीज़ आती है, उसमें ज़्यादा लाइक्स मिलता है। तो इसलिए लोग हमेशा खतरनाक का स्टंट ले रहे हों या बहुत ही वियर्ड कंटेंट ले रहे हों, वो प्रेफर करते हैं, जिससे उनके लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। या मैं बोलूँ अनयूजुअल कंटेंट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये होड़ है सिर्फ लाइक्स की, शेयर की, क्योंकि आजकल लोगों ने ना
आपने देखा होगा युवाओं में ज़ील नहीं रह गई है काम करने की, आधी से ज़्यादा युवाएं रह गए हैं जिनको पता ही नहीं है ज़िंदगी में आके क्या करना है, पर सबको ये ज़रूर पता है कि रील कैसे बनानी है, सोशल कंटेंट कैसे बनाना, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, हर जगह फैला हुआ है। और ख़तरनाक स्टंट तो इसलिए है क्योंकि उससे एकदम से उनकी लाइक शेयर बढ़ जाता है और उनको पता नहीं होता किस खतरनाक में। अभी हमने केस परसों ही देखा है जिसमें वो ट्रेन में खड़े होकर उसने एक रील बनानी चाहिए और उसमें उसकी पैर कट गया, बट आप बिलीव नहीं करेंगे उसका रील नहीं बनना छोड़ा, उसने वहाँ से कंटेंट बनाया, हॉस्पिटल तक पहुँचने तक कंटेंट बनाया एंड ही गॉट्स अराउंड मिलियंस ऑफ व्यूज़। दिस इज़ कॉल्ड इनसेन। लोगों को पता नहीं है कि किस तरफ वो जा रहे हैं, किस तरफ का एडिक्शन में जा रहे हैं, उनको सच्चाई से बहुत दूर चले गए हैं। जब हमने जानलेवा रीलबाजों की इस लत की वजह जानने की कोशिश की तो इसका पूरा मैकेनिज्म पता चला जो 4 पॉइंट पर चलता है। थ्रिल सीकिंग, अटेंशन सीकिंग, एंटरटेनमेंट सीकिंग, मनी सीकिंग। इसी को पाने के चक्कर में रील बनाने वाले उल्टे सीधे कंटेंट या जानलेवा कंटेंट डालने से नहीं हिचकते। वो किस हद तक रील के चक्कर में चले जाते हैं, इसका सबसे ताजा सैंपल यह है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। इस लड़के ने जो किया, इसके चारों पॉइंट आपको दिख जाएंगे। थ्रिल सीकिंग, अटेंशन सीकिंग, एंटरटेनमेंट सीकिंग और मनी सीकिंग। इस वीडियो में देख सकते हैं कि यह लड़का आम परिवार का ही लड़का है। देखिए, कुछ अलग करने के चक्कर में बैराज के टॉप पॉइंट पर पहुंचा। नीचे बैराज से बहुत तेज पानी की धार आ रही थी। कम से कम 100 फीट की ऊंचाई से यह स्टंट करने जा रहा है। बैराज का पानी काफी गहरा और उफान वाला है। इसके साथ ही वीडियो बना रहे हैं और कूदने से पहले तक सब इसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और यह लड़का इस उफनती हुई नहर में कूद जाता है। लड़का यह सोचकर नहर में कूदा था कि वो तैर लेगा, लेकिन गहराई ज्यादा थी। बैराज से गिर रहे पानी की धार बहुत तेज थी। लड़का तेजी से बहने लगता है। वो लगातार हाथ पांव मार रहा था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था क्योंकि पानी उसे बहाता हुआ ले जा रहा था। अभी तक उसके दोस्तों को यह मजाक लग रहा था, लेकिन जब तक उन्होंने परिस्थिति की गंभीरता को समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस लड़के की जान चली गई, लेकिन इसका वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर घूम रहा है और यह वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक या दूसरे किसी साइट्स पर डालता तो व्यूज बढ़ने तय हैं, जो एक कमाई का जरिया है। देश में बढ़ती बेरोजगारी और कम खर्चे में ज्यादा रिस्क लेने की वजह से इसे पूरा कर लेते हैं। इसका अर्थशास्त्र क्या है जो इनको मौत की हद तक रील बनाने के लिए दिल और दिमाग को तैयार कर देता है? मेटा की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के दौरान 2021 में देश में रोज तकरीबन 60 लाख रील्स बन रही थी। इसी डेटा के आधार पर यह बताया गया कि इंडियन रील मेकर्स डांस, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी और लिप सिंकर सबसे ज्यादा रील्स बनाना पसंद करते हैं। इंस्टाग्राम रील्स कंटेंट क्रिएटर्स के लिए पैसे कमाने का एक शानदार तरीका बन चुका है। कई लोग इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियो बनाकर लाखों व्यूज हासिल कर रहे हैं और इससे अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। सीधे तौर पर इंस्टाग्राम रील्स 10 के व्यूज पर कोई निश्चित कमाई नहीं देता, लेकिन ब्रांड रील्स, एफिलिएटेड मार्केटिंग और प्रमोशन से आप 500 से 2000 रुपए तक कमा सकते हैं। अगर व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो कमाई भी बढ़ेगी। अगर आपकी रील्स पर 10K से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं तो ब्रांड्स आपको स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। 10K व्यूज पर सीधी कमाई नहीं होती, लेकिन अगर आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं और वीडियो एंगेजमेंट बढ़िया है तो 500 से 200 प्रति पोस्ट तक कमा सकते हैं। बड़े क्रिएटर्स 1 लाख व्यूज पर 5000 से 50,000 तक चार्ज करते हैं। अगर आप अपनी रील्स में किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करते हैं तो उसकी बिक्री होती है, तो आप एफिलिएटेड कमीशन पा सकते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट और अन्य कंपनियां एफिलिएटेड लिंक देती हैं, जिससे 10K व्यूज पर 200 से 1000 रुपए तक कमा सकते हैं।
पैसा हो सकता है, फेम बढ़ सकता है, फेम के कारण भी लोग करते हैं, पैसे के कारण ऑफ कोर्स लोग करते हैं, कोलैबोरेशन के कारण करते हैं। बट मुझे लगता है आज अगर ये सिर्फ युवाओं का कोलैबोरेशन, युवाओं में जो जितना खतरनाक वीडियो डालने का है, मैक्सिमम जो युवाओं में देखने को मिला है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली फेम, लाइक, शेयर। जानलेवा रीलबाज व्यूज पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनमें लड़कियों की भी अच्छी खासी तादाद है जो एंटरटेनमेंट, अटेंशन, मनी सीकिंग के लिए रील को सबसे आसान तरीका समझती हैं। इस वीडियो में जहां यह लड़की खड़ी होकर रील बनवा रही है, उसके ऊपर से 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन लाइन जाती है। तार को पकड़कर यह वीडियो बनवा रही है, बैकग्राउंड में गाना चल रहा है। यकीनन उस वक्त लाइन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कभी भी इसमें आ सकती है जो इस लड़की की जान ले सकती है। इस वीडियो पर व्यूज तो मिल जाएंगे, लेकिन इसमें कितना बड़ा रिस्क है यह जानना ज्यादा जरूरी है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, थ्रिल, एंटरटेनमेंट, अटेंशन यानी मनी सीकर रीलबाज पूरी दुनिया में फैले हैं। जानलेवा रील की भयावहता को समझाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर यह वीडियो मिला, जिसमें एक लड़की दौड़ते हुए घोड़ों के बीच में रील बनवा रही है। यकीनन देखने में यह रील अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन होता क्या है देखिए कैसे जब ये दौड़ते हुए घोड़ों के बीच से गुजरती है तो एक घोड़ा उसे हिट कर देता है और वो गिर जाती है। जानलेवा रील का एक वीडियो और भी मिला। यह वीडियो हिमाचल के चंबा का है, जहां ढलान वाली पहाड़ी के बीच पत्थर पर एक लड़की पहुंच जाती है और वहां दुपट्टा लहराकर वीडियो बनवाती है। दूर से कैमरा जूम करके वीडियो बन रहा है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और गहरी खाई में ढलान पर लुढ़क जाती है। ऐसे जानलेवा वीडियो बनाना और फिर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करना आजकल ट्रेंडिंग माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ अपने ही जान से खिलवाड़ नहीं कर रहे, बल्कि दूसरों की भी जान से खेल रहे हैं। इन रील्स को दिखाने का मतलब यही है, रील्स की दीवानगी को जान के जोखिम तक मत ले जाएं। कुछ लोग जानबूझकर थ्रिलर इंस्टिंक्ट को एंजॉय करते हैं और कुछ अनजाने में इसका शिकार होते हैं। यहां एक बात कॉमन है, रील्स को लेकर दीवानगी या रील्स बनाने की सनक, इस खतरनाक ट्रेंड में हर उम्र के लोग शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता तो बच्चों के आंकड़े बता रहे हैं, जो पढ़ने लिखने की उम्र में व्यूज, फॉलोअर, पैसा कमाने, शोहरत कमाने में अपना कीमती वक्त गंवा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने की उम्र, इंस्टाग्राम 13 साल, फेसबुक 13 साल, यूट्यूब 18 साल, स्नैपचैट 13 साल। लेकिन हो क्या रहा है, सोशल मीडिया नियम बनाकर खाना पूर्ति कर दे रहा है। कोई रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं है, जिसका नतीजा यह है कि रील के चक्कर में मासूम जान गंवा रहे हैं। यह ट्रेंड बड़ी समस्या कैसे बन रहा है, उसकी तस्दीक राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग एनसीपीसीआर की रिपोर्ट कर रही है। 10 से 17 साल के 42.9% बच्चों के पास सोशल मीडिया अकाउंट, 10 साल के कम उम्र के 24.3% बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैं, 10 साल से कम उम्र के 38% बच्चों के फेसबुक अकाउंट, 9 से 17 साल का बच्चा सोशल मीडिया पर हर दिन 3 घंटे वक्त देता है। रील देखने वालों में सबसे ज्यादा 18 से 34 साल की उम्र के लोग हैं। रील देखने वालों में 60% से ज्यादा तादाद 18 से 34 साल के लोगों की है। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स अपने नियम को सही से लागू नहीं कर पा रही हैं। जिंदगी की कीमत रील इंडस्ट्री की मार्केट की कीमत के सामने बहुत छोटी हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसतन हर भारतीय रोज 40 मिनट रील देखता है। भारत में लगभग 40 करोड़ इंस्टाग्राम यूजर हैं। भारत की कुल आबादी का 30% इंस्टाग्राम देखती है। इंस्टाग्राम यूजर मामले में इंडिया की रैंकिंग नंबर 1 है। भारत की रील इंडस्ट्री 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। 2030 तक इंडस्ट्री के 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। 2019 से 23 के बीच रील्स इंडस्ट्री का ग्रोथ 32% रहा है।
अब सवाल यह है कि रील्स की क्यों बाढ़ आ रही है। उसकी वजह है कम समय में, कम लागत में मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ही शॉर्ट्स वीडियो बन जाते हैं। आजकल लोगों के पास समय कम है, तनाव ज्यादा, और इस स्ट्रेस के बीच वो कम टाइम में ज्यादा एंटरटेनमेंट हासिल करना चाहते हैं। इसलिए छोटे वीडियो यानी शॉर्ट्स 66% यूजर्स को अपनी ओर खींच रहे हैं। लंबे वीडियो के मुताबिक 1 मिनट से भी कम वीडियो 2.5 गुना अटेंशन पा रहे हैं। एक सर्वे में पता चला है कि 34% लोग ये मानते हैं कि यह फुल ऑन एंटरटेनमेंट है और वो इसे अपने दोस्तों के बीच भी आसानी से शेयर कर सकते हैं।